पीटीआई को खतरा है सिर्फ पीटीआई से। 95% जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो पीटीआई के एहतजाज में नहीं आएंगे। मैं अता तारड़ साहब से कहूंगा, जनाब सीसीटीवी फुटेज की बात हुई थी, एडिटेड सीसीटीवी फुटेज की बात नहीं हुई थी। शाह महमूद कुरैशी साहब शिकवे करते हुए नजर आ रहे हैं पीटीआई की जो आज़ाद की आदत है उससे। मैं समझ सकता हूँ कि बुशरा बीबी इस टाइम किस वक्त से गुजर रही होंगी, उन्हें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन रियासत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन आवाम से बड़ी भी कोई चीज़ नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। आज भी बड़ी अहम खबरें हैं जिनके हवाले से आपसे डिस्कस करना है। पहला तो राना सनाउल्लाह ने चैलेंज दे दिया है पीटीआई को, बड़ा चैलेंज दे दिया है कि 95% जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो पीटीआई के एहतजाज में नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे एहतजाज के, ये नए नए तरीके से बातें लेके आएंगे, नए बयानत लेके आएंगे और आपको और पीटीआई के वर्कर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आज भी एक तवील सिलसिला है ऐसी खबरों का जिनके जरिए पीटीआई में बदली फैलाने की कोशिश की गई है। एक तो ये खबर है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जी पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनमें से 95% जो हैं वो पीटीआई से बेवफाई करेंगे एहतजाज के दिन। उसके बाद ये खबर आई कि अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ने एक और खत लिख दिया है बाइडन को। वैसे असूली तौर पे तो मैं इख्तलाफ करता हूँ इस पॉलिसी से कि किसी भी तरह से गैर मुल्की ताकत को पाकिस्तान में मुदाखलत की दावत दी जाए, लेकिन जो वो खबर लगी, अगर उसकी आप जो ज़ुबान पढ़ें तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो खबर लगी है या लगवाई गई है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो उसकी ज़ुबान से ऐसा लगता है कि वो खबर लगवाई गई है और फ़रमाइश पे लगवाई गई है, और खबर की जो ज़ुबान है वो खबर की ज़ुबान नहीं, वो तज्ज़िया बेसिकली ज़्यादा है। उसके बाद अता तारड़ साहब ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई का जो दरीना मुतालबा है कि जी 9 मई में अगर पीटीआई के लोग मुलव्वस हैं तो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। तो आज अता तारड़ साहब ने फुटेज दिखाई, लेकिन मैं अता तारड़ साहब से कहूँगा, जनाब सीसीटीवी फुटेज की बात हुई थी, एडिटेड सीसीटीवी फुटेज की बात नहीं हुई थी। आपने जो दिखाई है वो या तो कैमरा से बनी हुई फुटेज है या फिर लोगों के इतराफ़ी बयानात हैं। तो इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या कि अवाम मान जाएँगे आपकी बात की, जो आप कहना चाह रहे हैं अपनी बात साबित कर पाएँगे? और सबसे ज़रूरी ये है कि ये टाइमिंग बहुत अहम है। टाइमिंग वो इसलिए अहम है कि जैसी पीटीआई एहतजाज की कॉल दे दी हुई है पीटीआई ने, उसके साथ ही अता तारड़ साहब ने ये आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और ये वही अता तारड़ साहब हैं ना जो पहले कहते थे जी पीटीआई पे पाबंदी लगाने का फैसला किया है, लेकिन इनसे नहीं हुआ। और फिर एक तवील उनके नारों और दावों की फहरिस्त है। मुझे लगता है नून लीग ने ना इन्हें सिर्फ एक माउथ पीस के तौर पर रखा हुआ है कि आएँ बोलें, और जो वो खुद बड़े लीडर्स ना कहना चाहें वो इनसे कहलवा दें। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया है और पीटीआई को कन्फ्यूज़ करने के लिए और अदलिया पे प्रेशर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा होगा। फिर एक और काम किया, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, काफ़ी अरसे से वो जेल में कैद हैं। उनका कोई बयान नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं की जा रही थी शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। लेकिन आज अचानक से उनका एक बयान रिकॉर्ड किया गया और बयान रिकॉर्ड करके वो ऑन एयर भी कर दिया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं पीटीआई की जो आज़ाद की आदत है उससे कि जी आप हमसे भी मशवरा कर लिया करें। देखिए असूली तौर पर तो ये ठीक है कि जो पीटीआई की आज़ाद की आदत है, पता नहीं क्या उनकी कैसी पॉलिसी है कि उन्होंने सिर्फ़ फ़ोकस किया हुआ है इमरान खान को, शायद उधर नंबर ज़्यादा मिलते हैं, मीडिया का फ़ोकस ज़्यादा होता है। लेकिन हज़ारों कारकुन जो पीटीआई के हैं, उस पर किसी का फ़ोकस नहीं है। पंजाब की जो क़यादत है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जो एक बीमारी खतरनाक बीमारी का सामना कर रही हैं, एजाज़ चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं और दीगर जो हज़ारों वर्कर्स हैं, उनसे तो कोई नहीं मिलने जाता। ये उनका शिकवा किसी हद तक दुरुस्त है। और ये जो नई क़यादत है, पीटीआई की कर्ता-धर्ता बन गई है, वो उनको भी ये समझना चाहिए कि जो पीटीआई के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो जो जेलों में बैठे हैं, वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और जो पहले रह चुके हैं और इस वक़्त एक्टिव नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से पीटीआई से जुड़े हुए हैं और इस वक़्त जेलों का सामना कर रहे हैं, कैदोबंद का सामना कर रहे हैं, वो भी पीटीआई का हिस्सा हैं। तो बराए मेहरबानी थोड़ा फ़ोकस उन पे भी किया करें। ये तो एक बात होगी। लेकिन दूसरी बात ये है, जैसे मैंने पहले कहा था कि अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी टाइमिंग अहम है, इस तरह शाह महमूद कुरैशी के जो बयान है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। उनके इस बयान से जो पीटीआई के अंदर एक जारी कशमकश है, वो वाज़ेह होगी और ऐसा लगेगा कि जैसे पीटीआई के अंदर जो लीडरशिप का वो एक-दूसरे से झगड़ा जारी है। एक तरफ पुरानी क़यादत है जिसको मैंने एक लंबी फ़हरिस्त का नाम बताया है, जो जेलों में है। दूसरी तरफ वो क़यादत है जो नई-नई पीटीआई में आई है और उसने टेक ओवर करके उसको पीटीआई को लीड कर लिया। तो ये भी इसे भी इस तनाज़ुर में देखा जा सकता है। इसके अलावा जो मीटिंग हुई पीटीआई की एहतजाज के हवाले से पेशावर में, उसकी भी खबरें सामने आई, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी ने उस मीटिंग में शिरकत की और कोई एक्टिव रोल प्ले तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक टारगेट सेट किया। जो खबरें पब्लिश हुई हैं उसके मुताबिक कि अगर कोई रुकन असम्बली एहतजाज के लिए लोग नहीं लेके आया या उस दिन एहतजाज में शामिल नहीं हुआ, तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। देखें किसी हद तक मैं समझ सकता हूँ कि बुशरा बीबी इस टाइम किस वक़्त से गुज़र रही होंगी और उन्होंने
کس لیے یہ اتنی سخت موقف اختیار کیا ہے، انہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جو کیلیبر یا جو اسٹیچر اس ٹائم عمران خان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی اگر اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں گی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یا لیڈرز کو، تو عین ممکن ہے کہ یہ ایڈ کریں جو پی ٹی آئی کے اختلافات ہیں اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات درست ہے جو پبلش ہو رہی ہے کہ جی بشریٰ بی بی نے جو علیمہ خان کے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو مدعو نہیں کیا اور ایک تفریق پیدا کی ہے کہ وہ لوگ آئے ہیں جن کو بشریٰ بی بی بلانا چاہتی تھی، تو اگر تو یہ درست ہے تو یہ بہت غلط اور بری چیز ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں بڑے پن کا اور ایک براڈر پرسپیکٹیو میں چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی کی جو معاملات ہیں اس سے اس طرح انوالو نہیں ہونا چاہیے اس میں جس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور ان کی بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ پی ٹی آئی کو خطرہ ہے صرف پی ٹی آئی سے، تو ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے جو آپسی اختلافات ہیں وہ اس قدر شدت اختیار کر جائیں کہ فائدہ اٹھائے حکومت اور جو پی ٹی آئی کے مخالف عناصر ہیں وہ، تو اس حوالے سے احتیاط بڑی ضروری ہے۔ ایک تو یہ خبر تھی، دوسری خبر یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس حکومت کو کون مشورے دیتا ہے، اور ایک سادہ سی چیز تھی، لوگ وی پی این استعمال کرتے تھے، وہ کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں نہ کریں، آپ نے پابندی لگانی ہے تو وہ بھی آپ لگا رہے تھے، لیکن یہ جو 1980 کی دہائی کی پالیسی ہے نا کہ کسی چیز کو غیر شرعی قرار دے دو، یہ مجھے نہیں پتا کس نے انہیں مشورہ دیا اور یہ بیک فائر کر گئی ہے۔ کرنے کو غلط استعمال تو آپ یوٹیوب کا بھی کر سکتے ہیں، فیس بک کا بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کا کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کا کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک کا آج کل بڑا عجیب طریقے کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے یہ فتویٰ آ جانا یا ان کی طرف سے یہ رائے آ جانا کہ یہ غیر شرعی ہے، تو یہ بہت غلط قسم کی روایت ڈالی گئی ہے، میرا خیال ہے غیر ضروری ہے، اور اسی وجہ سے حکومت کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ کو کچھ چیزوں سے نا اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا کہ یہ جو نئی نسل ہے نا، مذہب کا جو چورن ہے نا وہ ان کے سامنے نہیں بکھے گا۔ ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کے لیے مذہب کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا اسلام میں چیزیں ضروری ہیں کیا نہیں ہے۔ اس طرح کی غیر ضروری حرکتیں کر کے آپ خود کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو دوسری خبر تھی۔ تیسری خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں حالات پھر سے خراب ہو گئے ہیں، اور اس میں آئے روز یہ خبر آتی ہے کہ جوان شہید ہو گئے ہیں، فوج کے سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا ہے۔ دیکھیں کسی حد تک تو آپ نے متعین کی ہوئی ہے نا کہ اس حد کے بعد آپ نے ضروری کارروائی کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو حکومت کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ کون سے لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور کون سے دہشت گرد ہیں۔ لیکن ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن عوام سے بڑی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے شکوے شکایات دور کریں، انہیں ڈیفرینشیٹ کریں، اور اس کے بعد جو دہشت گرد بچتے ہیں جو آئے روز فوج پہ حملے کرتے ہیں ان پہ آپ سخت سے سخت کارروائی کریں۔ آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اگر ایکسٹریم پوزیشن پہ جا کے تو کرنا ضروری ہے تو وہ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے آپ یہ احتیاط ضروری رکھیں کہ جب کسی ملیٹنٹ موومنٹ کو یا جب کسی شدت پسند تحریک کو سپورٹ مل جاتی ہے لوگ ہیں ان سے، تو پھر اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو لوگ حقوق مانگ رہے ہیں یا ان کو شکایت ہے ان کو حقوق دے کے ان کی شکایت دور کر کے، باقی جو بچتے ہیں ملیٹنٹس جنہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے ریاست کے خلاف، ان کے خلاف سخت کارروائی کریں اور ان کا خاتمہ کریں۔ آج یہی کچھ عام خبریں تھیں اور ان پہ تجزیہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔